उस वक़्त भी मौसम काफ़ी सर्द था और फ़िज़ा में एक अजीब उदासी तारी थी कि हामों ने एक रंग को देखा, एक अनोखा रंग जो उसकी आँखों के सामने आ गया। ये रंग उस सफ़ेद धुंध में चमका था। सफ़ेद धुंध में उसने कभी सुर्खी नहीं देखी थी। ये सुर्खी क्या उसकी आँखों का धोखा है? एक लम्हे के लिए आँखों में उतर जाने वाला कोई रंग या फिर कुछ और? लेकिन बात एक लम्हे की नहीं थी। वो सुर्ख रंग मुसलसल लहरा रहा था। फितरती तजस्सुस के तहत वो देर तक उस रंग को देखता रहा। हामून को जब देर तक ये सुर्ख रंग नजर आता रहा तो उसने सोचा कि जरा अंदर जाकर देखा जाए। हालांकि बहुत कम लोग उस धुंध में दाखिल हुआ करते थे क्योंकि वहां कपड़े भीग जाते थे। वो बहरहाल एक खतरनाक जगह थी, लेकिन हामून आहिस्ता आहिस्ता उस धुंध में दाखिल हो गया और जैसे ही वो उस धुंध में दाखिल हुआ उसने सुर्खी का मरकज पा लिया। ये एक बड़ा कपड़ा था जो किसी इंसानी जिस्म पर था, और ये इंसानी जिस्म जो कुछ भी था उसे देखकर हामून की जान खींचकर आंखों में आ गई। गहरे लंबे स्याह बाल, सुलगता हुआ हसीन चेहरा, लेकिन सबसे खौफनाक चीज उसका वजूद था। हामून उसे देखकर चकराकर रह गया था। वो हैरानी से ये सोच रहा था कि ये कौन है जो इस तरह पानी में पड़ा हुआ है। वो ये भी देखना चाहता था कि ये हसीन वजूद जो आबशारों की बुलंदियों से जमीन तक आया है, अपने बदन की कितनी हड्डियां तोड़वा चुका है। उसके बदन में जिंदगी का कोई निशान बाकी है या फिर वो सिर्फ एक लाश है। वो आगे बढ़कर उसके करीब पहुंचा और उसने झुककर बगौर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो सांस ले रही है, वो जिंदा है और किसी हादसे का शिकार है। अपनी बस्ती के तकरीबन तमाम ही अफराद को वो जानता था। उस लड़की को भी उसके लिए अजनबी नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो इस बस्ती की नहीं थी। उसके नकूच सांवले थे लेकिन बेहद पुरकशिश थे। हामून उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा और कुछ देर के बाद उसकी आंखों के पपोटों में जुम्बिश होने लगी। फिर उसने आंखें खोल दी और उसके होंठ कपकपाए और उसकी मुतरन्नम आवाज उभरी, मैं कहाँ हूँ? बस्ती सुंदालिया में। क्या तुम सुंदालिया को जानती हो? नहीं, उसने मासूमियत से कहा। कहीं और से आई हो? तुम्हारी बस्ती का क्या नाम है और तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? वो जैसे माजी को याद करने लगी। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, उन्होंने मुझे दरिया में फेंक दिया था। वो मुझे मार देना चाहते थे। वो मेरे दुश्मन थे। वो सिसकियां लेने लगी। हामून ने हमदर्दी से कहा, लेकिन अब तुम दुश्मनों में नहीं हो। मैं लावारिस हूँ, न जाने यहाँ कैसे पहुंच गई। अब मैं कहाँ जाऊंगी? तुम फिक्र मत करो, सुंदालिया का सरदार बहुत अच्छा है, वो तुम्हें जरूर पनाह देगा। मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। तुम्हारे दुश्मन हमारी बस्ती में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। और हामून ने ऐसा ही किया। सरदार ने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? साइकाना। क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? हाँ, मुझे इस हमदर्द इंसान के साथ रहने की इजाजत दे दें, मुझे ये पसंद है। सरदार ने हामून से कहा, हामून, तू अगर चाहे तो इस लड़की को अपनी बीवी बना सकता है। हामून का दिल खुशी से धड़क उठा था। उसने गर्दन खम करके कहा, अजीम सरदार, मैं तेरे हुक्म पर गर्दन झुकाता हूँ। इस तरह साइकाना हामून की जिंदगी में शामिल हो गई और हामून का घर आबाद हो गया। साइकाना का हुस्न बेमिसाल था और बस्ती के लोग हामून की तकदीर पर रश्क करते थे और हामून बेहद खुश था। साइकाना एक अच्छी बीवी थी। काफी दिन अच्छे गुजर गए। हामून बेपनाह मेहनत करता था ताकि अपनी बीवी को ज्यादा से ज्यादा खुश रखे, लेकिन एक दिन वो खौफज़दा हो गया। उस रात किसी सरसराहट से उसकी आंख उस वक़्त खुल गई जब वो गहरी नींद सो रहा था। आंख खुलने की वजह उसकी समझ में नहीं आई तो उसने निगाह उठाकर चारों तरफ देखा। तब उसने अपनी झोंपड़ी के दरवाजे से किसी सांप की दुम को बाहर निकलते देखा। उसके हलक से सांप की चीख निकलते रह गई क्योंकि उसकी निगाह साइकाना के बिस्तरे पर पड़ी थी। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और बाहर निकल आया। उसने एक लंबी काली नागिन को तेजी से एक तरफ जाते देखा था। वो हैरान रह गया। हैरत इस बात पर थी कि साइकाना कहाँ गई और नागिन यहाँ झोंपड़े में कहाँ से आ गई। वो वापस अंदर आ गया। कुछ देर अंदर बैठा इंतजार करता रहा। फिर जब खूब देर हो गई तो वो दोबारा बाहर आया और आसपास साइकाना को तलाश करने लगा, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। बड़ी परेशानी के आलम में वो वापस झोंपड़े में आया और ये देखकर हैरान रह गया कि साइकाना अपने बिस्तर पर मौजूद है और गहरी नींद सो रही है। हामून की समझ में कुछ नहीं आया।
ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ سائیکانہ کو جگا کر اس سے پوچھے کہ وہ کہاں چلی گئی تھی، لیکن پھر اس نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ سائیکانہ جس طرح بے خبر سو رہی تھی، ہامون اسے جگا نہ سکا اور اپنے بستر پر جا کر دراز ہو گیا، لیکن دوسری صبح اس نے اس سے سوال کر ہی ڈالا، رات کو تم کہاں چلی گئی تھی؟ رات کو؟ ہاں، ہمارے جھونپڑے میں ایک کالا ناگ یا ناگن گھس آئی تھی۔ میری آنکھ اس کی سرسراہٹ سے کھل گئی تو میں نے اسے باہر نکلتے دیکھا۔ تمہارے بستر پر نگاہ پڑی تو تم موجود نہیں تھی۔ میں باہر دور دور تک تمہیں تلاش کرتا رہا۔ سائیکانہ تشویش سے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے ہامون؟ پچھلے دنوں سے میں تمہیں بیمار محسوس کر رہی ہوں۔ تم شاید ڈراؤنے خواب بھی دیکھنے لگے ہو۔ خواب؟ تو اور کیا، میں ساری رات گہری نیند سوتی رہی ہوں اور میں نے کبھی اپنے جھونپڑے میں کوئی سانپ نہیں دیکھا۔ تو تمہارے خیال میں کوئی خواب دیکھا تھا میں نے؟ ہاں، میں دیتے سے تمہارے لیے کوئی دوا لاؤں گی۔ تعجب ہے، یہ کیسا خواب تھا؟ ہامون خاموش ہو گیا۔ بہت دن گزرے تھے، پھر ایک رات اچانک چترنندی رک گئی اور راج گندل چونک پڑا۔ اسے اس سحر داستان میں بہت لطف آ رہا تھا۔ جب چترنندی دیر تک کچھ نہ بولی تو راج گندل نے کہا، تم خاموش کیوں ہو گئی؟ کوئی آ رہا ہے شیش؟ کیا تم آنے والوں کی آہٹیں نہیں سن رہے؟ تب راج گندل نے غور کیا، واقعی کئی افراد پہاڑوں کی بلندیاں طے کر رہے تھے، پتہ نہیں کون تھے۔ رفتہ رفتہ ارشیا کے اندر تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں۔ پہلے اس کے انداز میں شاہ نواز کے لیے ایک بے رخی سی تھی، لیکن شاہ نواز کا رویہ اسے موم کرتا جا رہا تھا۔ پہلے میں بہت برا انسان تھا، میرے دل میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پر ارشیا، میں نے تمہیں دیکھا اور محبت کی پہلی کونپل میرے دل میں پھوٹی اور پھر میں نے تمہیں حاصل کر لیا اور اب تمہارے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے دل کا خالی گوشہ پر ہو جائے شاہ نواز، میں تمہاری ارشیا تمہیں واپس دلاؤں گی، ارشیا تمہیں واپس دلاؤں گی۔ ارشیا نے کہا۔ اس کی واپسی شروع ہوئی تھی، اس نے وقت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ دوسری طرف شاہینہ اب مایوس ہو گئی تھی، اس نے سب کچھ کر لیا تھا لیکن اس کی چھت اسے واپس نہیں مل سکی تھی۔ کیا کیا جتنے نہیں کر لیے تھے اس نے، ایمان تک کھو بیٹھی تھی۔ سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے لیکن محبت کا پیوند نہیں برداشت ہوتا تھا۔ نتیجے میں بیمار پڑ گئی اور کوئی علاج کارگر نہیں ہو سکا۔ پھر ایک دن اس وقت جب شاہ نواز ارشیا کے پاس بیٹھا اس کی دل جوئی کر رہا تھا، اسے بڑی حویلی سے شاہینہ کی موت کی اطلاع ملی۔ کیا؟ وہ حیرت سے چونک پڑا۔ جی چودھری صاحب، جب ان کی خادمہ ان کے لیے چائے لے کر گئی تھی تو وہ… اوہ! شاہ نواز کے منہ سے افسوس بھری آواز نکلی۔ ارشیا بھی دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے غم بھری آواز میں کہا، آپ جانتے ہیں چودھری صاحب، میں بے قصور ہوں، میں نے کبھی ان کے حقوق پامال کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید ٹھیک ہی ہوا، وہ مجھے نہیں بھول سکتی تھی اور میں تمہیں، چودھری شاہ نواز نے غم آلود لہجے میں کہا اور بڑی حویلی جانے کی تیاری کرنے لگے۔ بشیر بیگ اب کلی طور پر حاتم علی ہو گیا تھا۔ علی جان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، سارے کام کر دیے تھے اور اب بشیر بیگ ایک دولت مند آدمی تھا۔ دولت جب آتی ہے تو عقل بھی ساتھ لاتی ہے، چنانچہ بشیر بیگ کو رہنے سہنے کا سلیقہ بھی آتا جا رہا تھا۔ وہ قیمتی سوٹ پہننے لگا تھا، شان سے گاڑی میں بیٹھتا تھا۔ تاجی بھی خوش تھی، نینا سے اسے بہت محبت ہو گئی تھی۔ تاجی نے ایک دن بشیر بیگ سے کہا، بیٹا بشیر بیگ، شادی کر لے۔ ارے اماں چھوڑ، کیسی باتیں کرتی ہے، مزے کی زندگی گزر رہی ہے، اسے یوں ہی رہنے دے۔ اے بیٹا، کون سی عمر چلی گئی، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ یہ عمر ہے تیری شادی کرنے کی۔ سچ پوچھ تو اماں تاجی ہمت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ ارے اماں تاجی، ہوں تو میں وہی بشیر بیگ، نہ ذات پات کا پتہ، نہ ماں باپ کا ٹھکانہ، کسی اچھے گھر میں رشتہ تو مل جائے گا مگر تھوڑے ہی دن میں پول کھل جائے گی۔ آدھا شہر بشیر بیگ کو جانتا ہے، نام سنیں گے حاتم تو جوتے لے کر دوڑیں گے۔ پڑا رہنے دے اماں کونے میں، مزے کر رہے ہیں تو بھی اور میں بھی۔ ارے مجھے بھی تو اماں کہتا ہے تو۔ ہاں تو پھر؟ جہاں رشتہ لے کر جائے مجھے اپنی اماں بتا دینا، تاجی نے کہا۔ ٹھیک کہا تو نے،
काम वहीं से शुरू हो जाएगा। तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर रोटी पर दाल रखकर खाने वाली लोग हातिम की असलियत आसानी से समझ जाएंगे। एक बात तुझसे कहूँ बशीर बेग, रोटी पर दाल रखकर खाने का अपना ही मजा है। सारी रोटी दाल में मिलकर चटनी हो जाती है। और फिर उसी वक्त एक तरफ से नैना के हंसने की आवाज उभरी और दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। साफ लग रहा था कि वो उनकी बातों पर हंस रही है। बशीर बेग ने हंसते हुए कहा, इसकी समझ में क्या आया? आया ना? ऐसा ना कह बशीर बेग। क्यों? अल्लाह रखे, पूरी समझदार है ये, हर बात समझती है, बल्कि अब तो बोलती भी है, और जो कुछ बोलती है वो बड़ी समझदारी की बात होती है। तो होगी नहीं, बड़ी हो गई है, पैरों पर चलती है। ये बात नहीं बशीर बेग, और भी बहुत सी बातें हैं। मैं तुझसे एक बात कहूँ, किसी पीर फकीर का साया है इस पर। अपनी उम्र से बहुत बड़ी है, हमारे देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई है। और फिर बशीर बेग, खुदा लगती कहियो, इसके आने के बाद से ही हमारे दिन फिरे हैं ना। बशीर बेग मुतासिर हो गया और बोला, ये बात तो है अम्मा। बेटा, मैं तो इसका बड़ा ख्याल रखती हूँ, वुजू से रहती हूँ इसके साथ। अच्छी बात है अम्मा। बशीर बेग सोच में डूब गया। आने वाले कई सपेरे थे। सपेरों का सरदार चंगेजू सबसे आगे था, लेकिन उससे आगे 4 सपेरे थे जो एक खास तरह का जाल ताने सरदार के सामने चल रहे थे, ताकि नाग सरदार पर हमला न कर दें। सरदार के साथ एक अजीबुल खलकत बूढ़ा आदमी था, जो बिल्कुल सूखे हुए ढांचे की मानंद था। उसके गाल पिचके हुए, नाक तोते की चोंच की तरह मुड़ी हुई, होंठ धंसे हुए और आंखें आलू की आंखों की तरह गोल थीं। सरदार चंगेजू की आवाज उभरी, शीश देवता, आज नाग पंचमी है, मैं तेरी आरती उतारने आया हूँ। हमारे सपेरे आज तेरे दर्शन करके नाग पकड़ने जा रहे हैं। नाग पकड़ के उनका जहर निकाल कर बेचना हमारा पेशा है। इससे हमारे परिवार पलते हैं। इन्हें आशीर्वाद दे। तू हमारा देवता है और हम तेरे साए में अपने आप को महफूज समझते हैं। राजगंध सूरत हाल को समझ रहा था। 13 साल उनकी कैद में गुजारने थे। उनसे अच्छे ताल्लुकात जरूरी थे। चुनाचे उसने फन खड़ा किया और फनकारे मारने लगा। सपेरे खुश हो गए और जय जयकार करने लगे। लेकिन राजगंधर ने उस सूखे हुए बूढ़े को अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए देखा था। उसकी गोल गोल आंखों में एक अजीब सी बेएतबारी थी। सपेरे नारे लगा रहे थे, खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि अब शीशनाग उनके कबीले में है, उनकी जे ही जे है। फिर दूसरी रस्में होने लगी। आखिर में दूध का एक बड़ा सा प्याला रखा गया और सपेरे इसी तरह जाल संभाले उल्टे कदमों वापस चले गए। जब आखिरी आदमी भी बाहर निकल गया तो चित्तरनंदी ने कहा, मंच भी कैसा बावला है, बस अपने हक को शांति देता है। अब तुम भला यहाँ कैद रह कर उनकी क्या सेवा कर सकते हो? राजगद्दी ने इस बात का तो कोई जवाब नहीं दिया। वो गहरी सोच में था। फिर उसके मुंह से निकला, वो कौन था? तुम उस सूखे बदन वाले बूढ़े के बारे में सोच रहे हो? हाँ, राजगंधर चौंक कर बोला, कौन था वो, तुम जानती हो? लो, मैं क्या जानूं, मैं तो खुद तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ, चित्तरनंदी ने कहा। तो फिर तुम्हारा ध्यान इधर कैसे गया? वो मुझे अजीब सा लगा था। उसकी गोल गोल आंखों में कोई अजीब सी बात थी जो मन में उतर रही थी। बिल्कुल ऐसा ही हाल मेरा भी था। जब वो आया था तो दूसरों की तरह था। फिर उसने मुझे देखा और इस तरह चौंका जैसे कोई खास बात देख ली हो। फिर वो वापी हमें घूरता ही रहा। न जाने क्या सोच रहा था वो। कोई परेशानी की बात है क्या? नहीं, परेशानी कैसी, बस यूं ही किसी अनोखी बात का ख्याल तो रहता है। तो चलो आओ दूध पिए। तू अपनी कहानी पूरी कर, मैं इसमें उलझा हुआ हूँ, राजगंधर ने कहा। चित्तरनंदी दूध के घोंटे के पास पहुंच गई। उसने दावत वाली आंखों से राजगंधर को देखा, फिर बोली, मैं तुझसे पहले दूध में मुंह डालना नहीं चाहती थी, मगर मेरा दिल दूध पीने को चाह रहा है। तो पी ले, मैं तुझे इजाजत देता हूँ। शिकम सीरी होकर चित्तरनंदी उसके पास आ गई। फिर बोली, बात मैंने जहाँ से खत्म की थी वहीं से शुरू करती हूँ कि हामून सायकाना की तरफ से परेशान हो गया था। वो जानता था कि सायकाना अनोखी है, इस बस्ती की नहीं है, कहीं दूर से आई है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता।
वो साइकाना की खोज में लग गया और फिर एक रात उसने साइकाना को झोंपड़े से बाहर निकलते हुए देखा। उसने एक काली चादर ओढ़ रखी थी ताकि रात की तारीकी में उसे कोई देख ना सके। जैसे ही वो निकलकर दूर गई, हामून अपनी नींद से उठा और उसके पीछे चल पड़ा। साइकाना दुनिया से बेखबर चली जा रही थी और उसका रुख बस्ती से बाहर था। हामून के बदन में चिंगारियां दौड़ने लगी। वो साइकाना को बेहद चाहता था, हालांकि साइकाना ने उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था और यही कहती थी कि वो अपना माजी भूल चुकी है। लेकिन अब वो कहाँ जा रही है, उसका पीछा करता रहा। साइकाना बस्ती पीछे छोड़ आई थी और अब दूर दूर तक पहाड़ियां फैली नजर आ रही थीं। आखिरकार साइकाना का सफर उन पहाड़ों के करीब खत्म हो गया। साइकाना एक गार के सामने रुकी और फिर गार में दाखिल हो गई। कुछ लम्हे इंतजार के बाद वो दबे कदमों गार में दाखिल हो गया। गार अंदर से खूब कुशादा और हवादार था। उसमें बेशुमार मशालें रोशन थीं और तेज रोशनी में उसने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं आ रहा था। गार के बीचों बीच पत्थर के बने हुए एक अजीमुल शान सांप का मुजस्मा इस्तदा था। इतना हीबतनाक मुजस्मा कि जिसे देखकर ही इंसान का पत्ता पानी हो जाए। साइकाना उस नाग के चरणों में बैठी थी। उसने दोनों हाथ जोड़े हुए थे और उसकी पूजा कर रही थी। साइकाना नाग के करीब हुई और उसने मुजस्मे के चरणों में सर रख दिया। तब उस सांप की आंखें रोशन होने लगीं। उनसे तेज सुर्ख रोशनी फूट रही थी और फिर उसके मुंह से दो शाखा जुबान बाहर निकली और साइकाना को छूने लगी। साइकाना के मुंह से निकला, जय शीश भगोगी, जय शीश भगवंती। सांप ने आंखों का रुख बदला और फिर उसकी आंखों से निकलने वाली सुर्ख श्वाओं ने हामून की तरफ रुख किया और हामून ने महसूस किया जैसे आग की दो तेज दहकती लकीरें उसको छूने के लिए बढ़ रही हों। दूसरे ही लम्हे उसके कदम उखड़ गए और उसने पलट कर गार के दहाने से बाहर जाने के लिए छलांग लगा दी। उसके बाद उसके कदम झोंपड़े के पास आकर ही रुके थे, लेकिन उसका दिमाग माउफ हो रहा था। आखिर साइकाना कौन है?